हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी का 2024 हिंदी का पेपर। ठीक है, तो हम आज के इस पेपर को क्या करने वाले हैं, कॉपी पे, बोर्ड की कॉपी पे कैसे सॉल्व कर पाएंगे पेपर, आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और बहुत ही ट्रिक के साथ आसान शब्दों में हम आपको इस पेपर को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पेपर का कोड देख लीजिए, 301 ZF। इस पेपर का कोड है 301 ZF और सामान्य हिंदी 2024 का पेपर है। समय देख लीजिए, समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर को करने के लिए दिए जाते हैं। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, 100 नंबर आपको इस पेपर के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका खंड का। तो देख सकते हैं आप खंड का में क्या है, आपका पहला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, उसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 है उसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, खंड का पहले का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार कौन है। शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार कौन है? विकल्प है आपका धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे जी या जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार अज्ञे जी हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? विकल्प आपका पहला है मोहन राकेश, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है अज्ञे और चौथा है धर्मवीर भारती। तो बात करें अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बारे में बात करें, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? विकल्प देख लीजिए, अज्ञे जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, हरिशंकर परसाई जी या फिर मोहन राकेश जी। तो आखिरी चट्टान के लेखक आपके मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? देख सकते हैं आप, विकल्प कृष्णावतार, स्वरूप निर्णय या फिर गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ। तो गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो अब देख लीजिए, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर मुंशी इंशाअल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी या राधा चरण गोस्वामी। राजा भोज के सपना के लेखक हैं आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो ये बात हुई क्वेश्चंस की। अब हम इनको कॉपी पे कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है। आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है और फिर जो काका गागा अंगा करके 5 विकल्प दिए गए हैं उनके क्वेश्चन और आंसर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते, डायरेक्ट केवल आंसर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जितना शॉर्टकट लेंगे नंबर भी उतने ही शॉर्ट, एक में आधे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टीचर को ज़्यादा घुमाना नहीं है। टीचर के सामने अगर हम क्वेश्चन आंसर और विकल्प ये भी बता दें कि कौन से विकल्प में सही है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब उसके लिए आप आसान करेंगे तो वो भी आपके लिए आसान ही नंबर देगा, अच्छे नंबर देगा। तो देख सकते हैं आप, टॉपर केवल एक ही बनता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए, टॉपर एक ही बनता है और बाकी लोग तो सिर्फ पास होने के लिए आते हैं। तो आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हमने किया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, फिर उसका आंसर, फिर विकल्प। तो शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार कौन है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके लेखक हैं अज्ञे जी और हम कौन से विकल्प में है अज्ञे, ये भी हमें बता देना है। विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, विकल्प 3 सही है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देख सकते हैं आप, जिस प्रकार से हमने दिए हैं इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट दूसरे नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे का प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है ये हमें बताना है। विकल्प पहला है अवधी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है फारसी। ठीक है, तो प्रिय प्रवास महाकाव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉपी में इसी प्रकार लिखना है। नंबर है, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता
जाता है? तो देख सकते हैं आप, भूषण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर केशव दास। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? विकल्प है आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या फिर नागार्जुन। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि आपके नागार्जुन है। विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या फिर युद्ध का सजीव वर्णन। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वर्तमान राजनीति का वर्णन। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? लोकायतन पे, थामा पे, चिदम्बरा पे या फिर उर्वशी पे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदम्बरा पे उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब कॉपी पे हम कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, आपको उसी प्रकार करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालनी है और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन है? प्रिय प्रवास महाकाव्य के लेखक प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिया गया? सॉरी, यहाँ पे लेखक नहीं है, ये है प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करने हैं, सारे प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, फिर आपको कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितना आप आसान करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर के लिए, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि पहले वाले का इस पेज में लिख दिया, खा दूसरे पेज में, गा दूसरे पेज में, कि ढूंढे ही ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो हम देख लेते। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं आप, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों पे आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो भूमि पर बसने वाला जन और संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, मनुष्य का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से। तो पहली लाइन में क्या आ गया, इसके पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप। अब राष्ट्र का स्वरूप इसके पाठ का नाम है, तो लेखक कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसी गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं, फिर उनके उत्तर देखें। तो हमारा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम। तो पाठ का नाम तो आपको पता चल गया, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? ये आपको उसी गद्यांश से ढूंढ के लिखना है। भूमि का निर्माण किसने किया है, वह कब से, ये भी आपको गद्यांश से ढूंढ के लिखना है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये भी आपको उसी गद्यांश से लिखना है। और क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, उस गद्यांश में जो भी चीजें बताई गई हैं उसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, अगला हमारा जो अथवा वाला गद्यांश है वो देख लीजिए, किस पाठ से पूछा गया, इसके लेखक कौन है? मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो ये हमारा पूछा गया है अशोक के फूल नामक चैप्टर से, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है अशोक का फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या करनी है। और क्या बोला गया है, लेखक ने मनुष्य की जीजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया? मनुष्य की जीने की इच्छा हर किसी चीज से भी क्या है, बड़ी है। ठीक है, मनुष्य की दुर्दम जीजीविषा, जीने की इच्छा में कोई मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल ही शुद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन का हमारे आंसर। आज का हमारा समाज का स्वरूप कैसा है, ये आपको क्या करना है, इसी गद्यांश से ढूंढ के लिखना है। दुर्दम और अनाहत शब्दों के अर्थ भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे गद्यांश। अब हम देखेंगे पद्यांश कौन से पूछे गए हैं और हम उनको कॉपी पे कैसे लिख पाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है,
तो देख सकते हैं आप, दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सुन लो, पाओ यदि उसमें सार तो उसे अब चुन लो। ठीक है, 10 नंबर का आपका प्रश्न है। गद्यांश भी 10 नंबर का होता है, पद्यांश भी 10 नंबर का होता है। ठीक है, इस पद्यांश पे आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो पद्यांश है ये आपका कैकेयी अनुताप से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। अब इसके क्वेश्चन के आंसर हमें कॉपी पे कैसे देने हैं वो हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम सबसे पहले इसमें संकेत डालेंगे दुर्बलता का ही, फिर डॉट डॉट ना उसमें करने पाऊँ। ठीक है, अब संदर्भ हमें कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब हमें इसका प्रसंग लिखना है। तो देख सकते हैं आप, प्रस्तुत पद्य में भरत अपनी माता तथा सेना सहित श्री राम को वनवास से वापस लौटाने के लिए गए हैं, लौटा कर लाने के लिए गए हैं और वहीं पर कुटिया के सम्मुख जो वार्तालाप हो रही है उसी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र अब घर लौट चलो। यदि शपथ ही दुर्बलता की निशानी है तो मुझ अबला के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अतः हे पुत्र मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है। और यदि हे विधाता मेरी यह बात तनिक भी झूठ हो तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ और अब मुझे कोई भी रोकेगा नहीं। सब लोग, सभा में उपस्थित सभी लोग सुन लें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे सब लोग सुन लें। मैंने यह जो पहाड़ सा पाप किया है राम को वनवास भेजकर, अब मैं इस पहाड़ से पाप को करने के पश्चात चुप नहीं रह सकती। अब मुझे अपने पाप का पश्चाताप करना है। अतः हे राम तुम अयोध्या वापस चलो, लौट चलो घर को। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी काव्यगत सौंदर्य भी लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें रस कौन सा है, इन लाइनों में अलंकार कौन सा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैकेयी द्वारा श्री राम को अयोध्या वापस लेकर आने का वर्णन किया गया है। भाषा इनकी अवधि है, अलंकार अनुप्रास है, शैली मुक्तक है, रस है श्रृंगार रस, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा। अब पूछा क्वेश्चन करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, इन लाइनों में कौन सा अलंकार है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें अनुप्रास और उपमा दोनों ही अलंकार हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अनुप्रास भी लिख सकते हैं या उपमा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था इन पंक्तियों का जो पूरा पद्यांश है इनका भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर कहा ही क्या गया, यहाँ पर कैकेयी द्वारा अपने किए गए पाप का शपथ पूर्वक राम को अयोध्या वापस ले जाने का वर्णन किया गया, यही इन पंक्तियों का क्या है, भाव है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अथवा में भी एक पद्यांश पूछा गया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो ये आपका पवन दूतिका से लिया गया है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। अगर आपको इस पद को और पद के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे हमने इसको पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो 5वां नंबर हमारा प्रश्न है 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का हमें वर्णन करना है। तो देख सकते हैं आप, पहला है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, APJ अब्दुल कलाम या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। 3 में से किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय देते हुए लिखना है। ठीक है, 80 शब्दों का हमें 80 शब्दों में लिखना है और ये हमारा पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें कैसे लिखना है वो हम देख लें। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का है। ठीक है, तो आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का और किसका जीवन परिचय आप कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका हम जीवन परिचय आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय जिसका भी करना हो, अगर उसकी 4-5 चीजें पता है, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, अलग से हाईलाइट करके लिख देंगे, जैसा कि हमने स्मरणीय बिंदुओं के रूप में यहाँ पे लिखा है। जैसे कि हमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म पता था तो हमने लिख दिया सन 1904 ईस्वी, मृत्यु पता थी तो सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान पता है तो मेरठ जनपद
उत्तर प्रदेश। ठीक है, उपाधियां पता है कि इनको कौन सी उपाधि प्राप्त हुई, तो डी.लिट की उपाधि इनको प्राप्त हुई। रचनाओं के बारे में बात करें तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि जैसी रचनाएं इनको प्राप्त हुई हैं अपने साहित्य सेवा के माध्यम से। ठीक है, अब जीवन परिचय कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जो बचपन है वो लखनऊ में ही बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं पर हुई है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। ठीक है, डी.लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं में भारतीय संस्कृत का और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, आगे आप देख लीजिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर काम किया है तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर काम किया है और ये लखनऊ में आचार्य पद पर भी इन्होंने काम किया है। ठीक, इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया। इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लेखक हो चाहे कवि, आपका जो भी हो, उनका जीवन परिचय हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम स्मरणीय बिंदुओं को अलग से हाईलाइट करके लिखेंगे, फिर उनका जीवन परिचय, अगर साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। तो अगला प्रश्न हमारा था 5वें का कहा, जिनमें से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना था। मैथिली शरण गुप्त जी का लिख सकते हैं आप, सुमित्रा नंदन पंत जी का लिख सकते हैं आप, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिख सकते हैं आप। ठीक उसी प्रकार लिखना है जैसे हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखा है। 5 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का जो भी उद्देश्य है उस पर आपको प्रकाश डालना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु आपको अपने शब्दों में लिखनी है। इस क्वेश्चन को या तो आप पहले वाले का कर लीजिए या फिर अथवा वाले का। 5 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ खंडकाव्य चलता है रश्मिरथी खंडकाव्य, तो हम उस खंडकाव्य के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर हमें कर्ण का चरित्र चित्रण करना है या फिर रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर किसी एक सर्ग की कथा वस्तु लिखनी है। ठीक है, दो एक जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन आता क्या है कि या तो किसी सर्ग की आप कथा वस्तु लिख दीजिए या फिर कर्ण का चरित्र चित्रण कर दीजिए। ठीक है, 2 में से कोई एक प्रश्न को आपको करना है। 5 नंबर आपको इसके मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, वो देख लीजिए। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का आपका प्रश्न है। पूछा क्या गया है, महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्काराश्चित, परमस्य, सर्वोच्च गुण, जनशैव आसित। तो इस वाले ये आपका है मदन मोहन मालवीय, जो आपका चैप्टर है संस्कृत दिग्दर्शिका का, ये उसका है। और नेक्स्ट वाला आपका है हंसराज तदैव परिश्च मध्य आत्मना भागिनो पाप हंस पोतकाय। तो ये आपका है जातक कथा के नृत्य जातकम वाले से। ठीक है, जातक कथा के नृत्य जातकम से पूछा गया है। ठीक, अब इनका हमें कैसे करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। अब संकेत देख लीजिए, संकेत है आपका महामना, विद्वान, वक्ता ... स्वभाव एवाशीत। आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्य खंड, संस्कृत का हो चाहे आप हिंदी का गद्य खंड हो, ऐसे ही लिखना है प्रस्तुत गद्य खंड, या आप यहाँ पे गद्यांश भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे। ठीक है, अब अनुवाद कैसे करना है, महामना मदन मोहन मालवीय एक विद्वान वक्ता यानी कि भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित एवं पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर उनकी सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणियों अर्थात लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था।
तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख देख लीजिए। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो पहला है हमारा नमे रोचते भद्रा व उलूकस्य विवेचनम अक्रुध्यस्य मुख्य पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, तो ये हमारा जातक कथा के उलूक जातकम से है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जहता दृशा मित्र विश्वकुंभ पयोमुखम। ठीक है, तो ये हमारा सुभाषित रत्नानी से है। ठीक है, दो में से किसी एक का हमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है, तो हम चलिए कैसे करेंगे इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख। ये हमारा श्लोक है जो कि हमने संकेत में लिखा है। आप संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ है हमारा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। अब अनुवाद कैसे करना है वो देख लीजिए। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया गया और पशुओं में भी राजा बनाया गया। इसी कारण से पक्षियों ने क्या किया, एक सभा बुलाई। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि हमें भी राजा रखना चाहिए, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। और काफी लोगों के सुझाव से उल्लू को राजा बनाए जाने का प्रस्ताव सामने आया। ठीक है, तभी एक पक्षी कहता है कि तुम लोगों का मुझे इस उल्लू का राजा बनाए जाना ठीक नहीं लगता है। मुझे तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इस उल्लू का मुख तो देखो, जब यह बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो क्रोध आने पर इसका मुख कैसा विकराल हो जाएगा, ये देखने लायक भी नहीं होगा। तो ये हमारा श्लोक था जिसका हमने हिंदी में अनुवाद किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 3 मुहावरे पूछे गए हैं जिनमें से किसी एक का हमें अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना या दाल में काला होना। तो आई होप आपको कॉपी पे लिखना, इस पेपर को सॉल्व करना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।